from higher concentration of water to lower concentration of water. Is called osmosis. Osmosis का मतलब होता है परासरण. So it is a special kind of diffusion. यानी ये diffusion is it is a one kind of diffusion. जितनी भी सेल्स है वो वाटर का मूवमेंट इसी तरीके से कराती हैं. ठीक है. तो पानी ज़्यादा पानी की ओर से कम पानी की ओर मूव करे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. सभी प्लांट्स में ऐसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर यही होता है. तुम क्या पानी पीते हो तो वो सेल में भी चला जाता है? हाँ, चला जाता है. ओके. नाउ नाइन्थ देखिए, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट. और नाइन्थ में कहा गया है 4 पोटैटो लो और 4 पोटैटो को इसको छील लो. छीलने के बाद इसके बीच में से चम्मच से पूरा पोटैटो निकाल लो. पोटैटो को बीच से कट करो, आधा पोटैटो मिल जाएगा. पूरी पीलिंग आउट कर दो. बीच में से जैसे चम्मच से आइसक्रीम निकालते हो तो अंदर से पोटैटो ही निकाल लो. तो अंदर गड्ढा हो जाएगा कि नहीं पोटैटो में? ऐसे 4 पोटैटो लो. ठीक है. तो 4 पोटैटो लिए और उसमें से स्कूपिंग कर दी. स्कूपिंग का मतलब है बीच में से पोटैटो को निकाल दिया. क्या इसको स्कूपिंग कहते हैं. नाउ स्कूप आउट सम ऑफ द पोटैटो फ्रॉम मिडिल. अब इसके बाद इन चारों में से किसमें रखो जरा देखो. पहले वाले को किसमें रखा? कीप कप ए एम्प्टी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन बी. इसमें चीनी के क्रिस्टल डाल दो, शुगर क्रिस्टल. इसके अंदर पहले अंदर बीच में छेद कर लिया, चम्मच से अंदर का पोटैटो ही निकाल लिया. तो निकाला जा सकता है. आधा कट किया, बाहर से छील लिया. अब आधे पोटैटो में क्या करो, जैसे मान लीजिए आधा पोटैटो का एक टुकड़ा है, ऐसे टुकड़ा हुआ, इसमें से चम्मच लगाओ, बीच में से अंदर से स्कूपिंग आउट. वो बस सबको वाटर में डालना है. लेकिन इन्होंने कहा ए को खाली रखो, बी को क्या करो, चीनी डाल दो, सी को क्या करो, नमक डाल दो. इसमें सॉल्ट डाल दिया, ये सी है. और टी को क्या करिए, शुगर डाल दो बॉइल्ड पोटैटो में. बॉईल करो और फिर शुगर डालो. बॉईल, इसको बॉईल करो. बॉईल करके स्कूपिंग आउट करना. उबाल लो. उबालने से कैसे सेल मर जाएंगी? क्या सारी सेल खत्म हो जाएंगी? उसका सेल मेम्ब्रेन सब खत्म हो जाएगा. और फिर उसके बाद इसमें चीनी डाल दी, बॉईल एंड पुट शुगर. और अब सबको किसमें कर दो? अब सभी को पानी में डालो. सभी को किसमें डालिए? पानी. एक में बस बॉईल करके डाल. टी को हमने बॉईल किया है और बाकी क्या ए बी सी को रॉ रखा है क्या? आना देखो, ए बी सी को कच्चा रखो और डी को क्या करो, बॉईल करके उसमें बीच में गड्ढा बनाओ. गड्ढा बनाने के बाद चीनी डाल दो. लेकिन ये सब रॉ है और ये बॉईल, इसे लिखा है ना बॉईल है. यस सर. और इसमें चीनी या नमक से कोई फर्क नहीं पड़ता. चीनी भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो. तो तुमको क्या लगता है निष्का कि मान लो ये पहले वाले में मैंने पानी में भर दिया तो क्या होगा? क्या इसके अंदर पानी आ जाएगा कि नहीं आएगा? ऑस्मोसिस होगी, किसमें होगी किसमें नहीं? क्या लगता है? अपने ऑब्जर्वेशन बताओ आदित्य. ABC में होगी सर, डी में नहीं होगी. ए में तो कोई वाटर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है. अगर मान लीजिए तुमने चीनी रखी होती तो चीनी वाटर में घुल जाती तो ये एक तरीके का सीरप बन जाता. तो ऐसे में वाटर यहाँ से मूव करता और इसको पूरा भर देता. यहाँ नमक है, नमक रह नहीं रहा, थोड़ी देर में घुल जाएगा. पोटैटो से वाटर ले लेगा ना, तो पहले नमक इससे वाटर लेगा, फिर जब इसमें पानी कम हो जाएगा तो क्या इधर से वाटर चलेगा? तो अल्टीमेटली ये भी भर जाएगा. ए में कुछ नहीं होगा क्योंकि ए में कोई वाटर कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो वाटर यहाँ से वहाँ मूव ही नहीं करेगा.
बाहर ज़्यादा वाटर होगा तो, लेकिन उसके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। वो बात सही कि तुम्हारा पोटैटो टाइट हो जाएगा, सब्जी वाले भी पानी डालते हैं तो पोटैटो टाइट हो जाता है कि नहीं, लेकिन जो स्कूप्ड पोर्शन है तुम चाहती हो कि वहाँ पानी आ जाए, तो क्या वहाँ ऐसा कुछ है जिससे वाटर का मूवमेंट हो? ये बात सही है कि तुम्हारा अगर ढीला डाला पुराना पोटैटो तो खूब टाइट हो जाएगा, इट विल बी टर्जर, सभी सब्जी वाले करते हैं। बट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन फॉर स्कूप्ड पोर्शन? नथिंग विल हैपन फॉर देम, है ना। तो पोटैटो के अंदर तो सही बात है कि वाटर कंसंट्रेशन कम है, पोटैटो और टाइट फ्रेश हो जाएगा, वो बात सब ठीक है। बट ए में क्या होगा कि नथिंग विल हैपन, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। और इसमें क्या होगा पलट, दूसरे वाले केस में क्या होगा? ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड द कैविटी, जो बीच का गड्ढा है उसको क्या कहोगी? कैविटी। क्या बोलोगी? कैविटी विल गेट फिल्ड विथ वाटर। ऑस्मोसिस will take place and cavity, जो भी उसमें गड्ढा है will get filled। ऐसा न लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू कैविटी, ऐसा भी लिख सकते हो ना। वाटर मूव्स, यहाँ पर भी वाटर मूव्स from outside to scooped area, जो scoop portion, osmosis will take place, ये एक ही बात है। Due to boiling, cells got damaged। बॉइलिंग की वजह से क्या हुआ बताओ? सो अगर सेल्स डैमेज है तो क्या उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो कोई ऑस्मोसिस हो नहीं सकती। ड्यू टू बॉइलिंग, जो SPM है एंड सेल गॉट रप्चर्ड, सो नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ऐसे केस में कोई ऑस्मोसिस नहीं। आगे देखिए, ये अब इसके आंसर्स दो। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब आंसर पूछा जा रहा है तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, देयर इज, ये बात सही है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, the concentration of water outside potato is more, while inside cavity, cavity के अंदर आना क्या है? सर कैविटी के अंदर वो सीरम, वो पानी, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन सिरप हो गया या फिर नमक का घोल हो गया, सोल्यूशन हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है ना। दैट इज इनसाइड कैविटीज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कैसा है बताइए? SPM क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब हाफ, या उसको सेलेक्टिवली भी कह सकते हो। तो दोनों एक ही चीज़ है। अभी 9th में इतना करने की जरूरत नहीं, 11th में डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। हमने आपको बताया था सेलेक्टिवली वो होता है वो साइज को नहीं देखता, और सेमी क्या होता है वो साइज के हिसाब से, इतने बड़े हैं तो आने देगा। वो अलग बात, हमने एक दिन पढ़ाया था ना कि वो पंप की तरह कार्य करता है। लेकिन आप दोनों को यूज़ किया है 9th में, कोई इतना ज़्यादा सोचो मत, दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, सेमी में भी कोई नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। इनसाइड कैविटी क्या बताइए, वाटर कंसंट्रेशन कैसी है? वाटर कंसंट्रेशन इज लेस। इसकी वजह से क्या हुआ है, यही इसका रीजन है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है, वो बोलेगा हो क्या क्या रहा। तो आपने जो ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन में, अच्छा श्रेया ये बताओ कि किस किस ABCD किस किस पोटैटो में पानी अंदर चला जाएगा, किसमें नहीं जाएगा? तो B और C में क्यों चला जाएगा? क्योंकि B और C में अंदर वाटर कंसंट्रेशन लेस है और बाहर ज़्यादा है तो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है?
That is next question is why is potato A necessary for this experiment? तो इसमें A potato की क्या हो सकता है? That is कंपेयर करने के लिए yes. In A potato is necessary to show that concentration difference is necessary. Concentration difference is needed. इसकी आवश्यकता है for osmosis. अगर osmosis चाहिए तो जैसे मान लो तुमने ये पानी भर दिया एक बीकर में, बीच में पोटैटो लगा दिया और पूरे बीकर में पानी भर दिया है जस्मिता, ये भी वाटर, तो क्या होगा बताओ? जस्मिता है कहाँ है? बोलो जस्मिता, क्या होगा? पानी भरा है, बीच में पोटैटो की स्लाइस है। पोटैटो की स्लाइस ही तो सेमी परमेबल होती है कि नहीं होती? भाई हर सब्जी का कोई भी पीस ले लो वही एसपीएम, प्लांट सेल सब एसपीएम। तो ऐसी स्थिति में हर्षिता क्या होगा? ये भी वाटर है, ये भी वाटर, वाटर इधर से इधर मूव करेगा या इधर से इधर? ऑस्मोसिस नहीं होगी क्योंकि कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस वही ए में हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस, सो ऑस्मोसिस विल नॉट अकर। सही है, इसलिए ये जरूरी है। ए बोल रहा है ए वाला क्यों जरूरी है? वाई ए इज नीडेड टू शो दैट ऑस्मोसिस विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। सांद्रता के अंतर के अभाव में कोई भी परासरण नहीं होगा। अब अगला देखो, थर्ड क्या है? Why water does not gather in hollowed portion of A and D? लक्षिता बताइए, थर्ड में क्यों A और D में क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि जो पोटैटो की कैविटी लो कंसंट्रेशन है और बाहर हाई। ऐसा कुछ नहीं दिया, आप बताइए A और D में क्यों ऑस्मोसिस नहीं? कंसंट्रेशन D का बताओ। हाँ बोलो, D का क्या हुआ? Sir, because these potatoes, semi-permeable has been damaged. यही बात है। देखो क्यों किसमें डैमेज हो गई है? A में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं। इसमें है डिफरेंस है, बट सेमी परमिएबल ही रप्चर हो चुकी है, सो नॉट अकर। यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं, दोनों चीजें चाहिए। कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी चाहिए और हेल्दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी चाहिए। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, हेल्दी सेमी परमेबल भी है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी तो हुआ। यहाँ डैमेज्ड है और यहाँ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चीज हटा दी। बोलो बात समझ आ गई? तो लिखते इन केस ऑफ ए पोटैटो नो कंसंट्रेशन difference of water is there, while in D आना सेंटेंस पूरा करो। While in D the semi-permeable membrane is got ruptured due to ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, ठीक है, ये डैमेज हो गई है, सो ऑस्मोसिस इज नॉट। ये बात है। आगे देखिए, which type of cell division is represented required for growth and repair of body? तो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में लगातार हम लोग की ग्रोथ भी तो हो रही है भाई। आप बड़े होते चले जा रहे हो, अभी 2 साल बाद देखेंगे जस्टिन आप और बड़े हो जाओगे, ऐसा होगा कि नहीं? तो कौन सा आपकी बॉडी में ये हो रहा है सेल डिवीजन? पूरी बॉडी में कौन चीज़ आपको ग्रो करा रही है? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस हो रही है, और थोड़ी देर में प्यूबर्टी भी आ जाएगी, स्पर्म्स जनरेट हो जाएंगे या होने लगे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब प्यूबर्टी आ जाती है 13 to 15 ईयर्स में, तो हमारे अंदर जो गेमीट्स है या गर्ल्स में ओवम बनने लगे, तो उसके लिए कौन सा जरूरी है? मियोसिस की माइटोसिस? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें क्या चीज़ हो रही होगी? मियोसिस। और जो बॉडी है, यही पूछा गया।
तो बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है? माइटोसिस। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे टेस्टिस हो या ओवरीज हो, उनमें क्या हो रहा है? ये चीज, ठीक है नहीं? तो इसलिए जर्म सेल को मियोसिस बनाती है। और 10th क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी में टूट फूट भी होती है। तुमको ये बात मालूम है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स 3 महीने में एक्सपायर कर जाते हैं, 4 महीने तक भी एक्सपायर कर जाते हैं। तो नए ब्लड सेल चाहिए, तो क्या हमारी टूट फूट नहीं हो रही है? तो देयर इज रिपेयर इन द बॉडी। और भी बहुत बॉडी में टूट फूट तो होती रहती है, पुराने सेल चले जाते हैं, नए आते रहते हैं। ऐसा ना होता तो ऊपर की स्किन धीरे धीरे जाती रहती, न्यू स्किन भी तो आती रहती है। सो रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस। और जो हमारी बॉडी में जो जर्म या गेमीट्स बना रहे हैं, जर्म सेल, उनके लिए फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, मियोसिस इज। जस्टिन, माइटोसिस को एक सेंटेंस में डिफाइन करो। Mitosis. Mitosis is a process in which cell divides into daughter cells, 2 daughter cells, and there is a different. There are different chromosomes. There are different chromosomes. बोलो निष्ठा। Cell division followed by DNA replication and one time cell division. तो माइटोसिस में होता क्या होगा? व्हाट इज माइटोसिस? So mitosis में मदर सेल सब डिवाइड्स Into 2 daughter cells. daughter cells which are same in number of chromosomes. Yes. And which is having same amount of genetic material या same number of chromosome। जेनेटिक मटेरियल बोलना तो सेम अमाउंट बोल देना, और क्रोमोसोम बोलना तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। नाउ आदित्य, ये बताओ मियोसिस क्या है? So DNA replication with two times cell division is called meiosis. मियोसिस। और बताओ, व्हेन मदर सेल Sir, mother cells subdivides into four divisions and they are haploid cells. सही डेफिनेशन नहीं। हर्षिता बताओ, मियोसिस व्हेन मदर सेल। So when mother cells subdivides 2 times, it's meiosis. अर्पित बोलिए, व्हाट इज मियोसिस? Cell Mother cell? Mother cell divide into 4 germ cells. हाँ, 4 जर्म सेल। किसमें डिवाइड करें? जर्म सेल। तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज। ठीक है। नाउ अब देखें कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन 2 तरीके के हैं। वैसे क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर भी बता रहा हूँ अलग से। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन 2 तरीके के हैं। एक है माइटोसिस, दिस अकर्स इन बॉडी, जबकि मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। अब हमेशा नहीं होती, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद होती है। चलिए, अब माइटोसिस क्या है? मदर सेल सब डिवाइड्स इनटू 2 daughter cells having, ठीक है, 2 sets of genetic material। Sets of chromosomes। जबकि हैप्लॉइड भी बोला था, इन्होंने ठीक ही बोला था। मदर सेल सब डिवाइड्स इनटू 4 जर्म सेल। 4 जर्म सेल में होंगे हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, नहीं हैविंग
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि उनको फिर से जाइगोट बनाना फर्टिलाइज, सिंगल सिंगल सेट होकर जब मिलेगा तभी तो 2 सेट होगा। तो उसमें 2 तो उसमें तो हमारी बॉडी में है, उसे काम करना है, तो कभी भी जो सेल काम करते हैं उनमें 2 सेट होना ही चाहिए। सिंगल सेट वाला काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन ही कर सकता है। नहीं, अब मोशन चैप्टर में आओ। चैप्टर नंबर 7 निकालिए। नोट कर लिया, नोट कर लो उसको तो। सेकंड चैप्टर हो रहा है और किसके हो गया? सर ये तो क्वेश्चन ही आया था हमारे ये सेकंड हो गया कि हो रहा है? सर हो चुका है। हो चुका है। पहले ये कर रहा है फिर ये कर रहा है, उसके बाद आप कौन से केवी 1 पे कौन है? केवी 1 का कोई नहीं है? आपको बताओ क्या क्या करेगा। केवी 1 में क्या क्या हुआ है? सर ये फर्स्ट सेकंड फिफ्थ चैप्टर हो गया। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। सर हमारे तो 3 चैप्टर हो गए कौन कौन से? सर। फर्स्ट 7 कंप्लीट हो गए। फिफ्थ में चल रहा है। थोड़ा फर्स्ट आप कौन से स्कूल में हो? एफओ स्कूल उसमें 7th हुआ? इससे कंप्लीट हो गया। 7th 7th हम कर लेंगे 4-5 दिन में, फिर उसके बाद आ जाएंगे। हटा दें, नोट किया? नोट करो। सेकंड तो जल्दी कर लेंगे क्योंकि 7th चैप्टर क्या है, जिसको अगर नहीं कराएंगे वो लोग स्कूल में कर नहीं पाएंगे, ये 7th कराना जरूरी है। और मैथ्स में कितना हुआ है? फिर 1 to 10 हो गया। कोई बात नहीं, तो हम लोग अभी साइंस कुछ दिन, अब साइंस ही चलेगी, तो डेली होने से दोनों का काम हो जाएगा। जिसको 7th चाहिए उसका 7th भी हो जाएगा, और जिसको सेकंड चाहिए तो दोनों हम स्कूल खुलने से पहले पहले ही खत्म कर लेंगे। ठीक है? मैथ में तो अभी बढ़ा नहीं ना स्कूल में। 1 to 10 1, 2 और 10 हो गए। 10 का तो कोई वो नहीं है, वो स्कूल वहाँ तो अलग है, वही हीरोन्स फार्मूला करा है। हाँ। Yes, sir। कोई बात नहीं, वो तो आप लोग कर भी लिए होगे। हाँ। हटा दें इसको। हाँ सर हटा दीजिए। चलो नाउ मोशन। गति। नाउ if the position of body, ठीक है, if position of body changes with respect to other body, with time, then first body is said to be in motion. यदि किसी वस्तु की विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड बॉडी, अगर मान लीजिए कोई फिक्स्ड बॉडी है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि ये एक रोड है और रोड में एक कार चलेगी, तो क्या कार की पोजीशन इस ट्री के रिस्पेक्ट में बदलती चली जाएगी? Yes, sir। तो ये तो जैसे जैसे कार आगे चल रही है
तो इस कार की पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ साथ क्या इसकी पोजीशन बदल जाएगी? Yes, sir. Then the first object is said to be in Motion. फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब बदलती चली जाए तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? इन मोशन में कहा जाएगा। हाँ। अब चला देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, नाउ हियर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सर मोबाइल बंद हो गया, ओके नाउ, हाँ स्विच ऑफ हो गया। कौन सा? नीचे नीचे वाला, ठीक है। ओके नाउ चलिए, नाउ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज सेड एज रेफरेंस पॉइंट से क्या कहेंगे? Reference point. रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर all motions are studied is called reference point. स्टडीड या रेफर्ड भी कह सकते हैं। और जहाँ पे जहाँ से सारी मोशन स्टडी की जाए या रेफर की जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं तो हम कहेंगे वो कार मुझसे 20 मीटर है, वो स्कूल मुझसे 50 मीटर है। तो जनरली हम लोग ही रेफरेंस पॉइंट है। आप सारी मोशंस अपने रिस्पेक्ट में देखते हो, जस्टिन अपने रिस्पेक्ट में देखा है, क्या तुम ऐसे बोलोगे कि वो कार जस्टिन से इतनी दूर है? नहीं बोलोगे। वो तो आप अपना रेफरेंस पॉइंट है, जितने लोग हैं वो सब अपने अपने रेफरेंस पॉइंट है। यू स्टडी ऑल मोशंस विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये तो खुद नहीं देखोगे तो बोलोगे कि वो जो कार है इस दुकान से इतनी दूर है और अब वहाँ चली गई। या तो आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे या खुद के रिस्पेक्ट में देखोगे। सो द ऑब्जर्वर हु स्टडीज मोशन मोस्टली रिफर्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने से ही देखेगा। सो द पर्सन इज द रेफरेंस पॉइंट, जो रेफर करे। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जाता है। क्या तुमने कभी ग्राफ पढ़ा है? ओरिजिन से लेफ्ट चलो, ओरिजिन से वो लिखा जाता है कि नहीं, जहाँ दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है तो वहीं से तुम एक्स एक्सिस भी लेते हो और वाई एक्सिस भी कोई पॉइंट लिखते हो कि नहीं? Yes, sir. तो रेफरेंस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ओरिजिन। एंड मोस्टली ये तो तुम नहीं कहोगे कि वो जो जहाज क्रैश हुआ वो उड़ती चिड़िया से 1.5 किलोमीटर, वो तो उड़ती चली जा रही है, उससे क्या कहोगे? कहोगे वो एक क्रैश हुआ है वो उड़ती चिड़िया से 1.5 किलोमीटर। कहीं ठीक होगा? अगर तुम कहोगे भी तो कहोगे कि वो जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आज़ादी की देवी है न्यूयॉर्क में खड़ी, उनसे इतने कोऑर्डिनेट हुआ। सो यू ऑलवेज प्रिफर ए फिक्स्ड एंड रीनोन्ड पॉइंट। ऐसा लोगे जो सबको पता भी हो ना। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज वेल नोन एंड स्टेशनरी। हमेशा ये सबको मालूम भी होगा और साथ कैसा होगा? रुका हुआ होगा, चलता फिरता तो नहीं होगा ना। सो इट इज वेल नोन एंड स्टेशनरी। इट इज कॉल्ड ओरिजिन। देख लो, मान लीजिए अगर कार एक ही लाइन में चल रही है, ऐसे मोशन को इफ ओनली द एक्सिस
along which motion is studied is called reference axis. ये एक्सिस है, जिस एक्सिस पे मोशन स्टडी किया जाए उसे क्या कहोगे? रेफरेंस एक्सिस। तो मान लीजिए तुम्हें सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत है, तुम्हारी ट्रेन जो है सिर्फ एक ही एक्सिस में चल रही है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक ही एक्सिस ले लो। सो टाइम फिर से बताना है तो टाइम का भी बाद में देखेंगे। द एक्सिस along which motion is studied, उसे क्या कहेंगे? रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस। ये जरा देखो, मान लीजिए तुम हो रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन हो, और कार सिर्फ ऐसे ऐसे चल रही, एक एक्सिस खोल लो, अब कर दो कार +10 +20 +30, इधर चली जाए, तुमसे लेफ्ट चली जाए तो -10 -20 -30, वो उसी लाइन पे चलेगी। 100 भी चली जाए तो तुम्हारी एक्सिस तो इन्फाइनिटी तक जा रही है। लेकिन मान लो कार ना हो, जस्टिन चले, वो ऐसे ऐसे चलेगा, तब तुम दो एक्सिस खोल लो। जस्टिन वहाँ खड़ा है, 10 20 20 तक वहाँ है जस्टिन, 10 20 30 20 30 पे खड़ा है। अब 20 30 से वो उधर चला गया, ओके, 10 20 30 10 20 30 40, वो 20 30 से 30 40 चला गया ना। तो अब हमने दो एक्सिस खोल ली, तो वास्तव में जितनी भी तुम्हारी रेफरेंस एक्सिस होंगी वो आके ओरिजिन पर ही मिलेंगी। तुमने एक्स एक्सिस खोल ली, तो अगर 2 डायमेंशनल मोशन, हम लोगों का मोशन 2 डायमेंशनल है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 10 10 पे खड़ा हूँ, इधर ओरिजिन वो है 10 10 ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गया 30 10 20। तो वास्तव में मोशन किस तरीके की हो सकती है? 1 डायमेंशनल, जिसमें एक ही एक्सिस खुली हो, 2 डायमेंशनल एक्स पे हो, और फिर जस्टिन को हमने वहाँ देखा 10 20 10 20 30, तो 20 30 पे खड़ा है कि नहीं? अच्छा, लेकिन जस्टिन है, पता चला उसने उड़ना शुरू कर दिया। अब हम कहेंगे 10 20 20 30 पे खड़ा था मैम, वो 20 सेंटीमीटर उड़ गया, तो 10 20 30 10 हवा में है 10। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर जेड भी निकालना है, 3 एक्सिस है, बात समझो। मान लीजिए 3 एक्सिस हो जाए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर ये यहाँ पर एक मक्खी उड़ रही है, फ्लाई उड़ रही है, तो उस ओरिजिन से वो 40 पर है, 20 पर है और 20 ये कोऑर्डिनेट, इसे जेड एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? जेड एक्सिस। तुम्हें ये बात समझ आ गई? तो मान लीजिए हमने 3 तरीके की मोशन बताई। एक ऐसी भी मोशन हो सकती है कि जो सिर्फ क्या हो, जिसमें 2 ही एक्सिस हो। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो आप ये समझो एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है? वाई। तो आप कहोगे भाई 10 20 30 तक ही है, और फिर इधर आ जाओ तो 10 20 30 40, तो इसको कहोगे 30 40 हो गया कि नहीं? यस। 10 20, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। मान लीजिए ये अब जस्टिन उड़ गया, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें एक और एक्सिस लेनी पड़ेगी। वो कौन सी एक्सिस होगी? बोलो। जेड एक्सिस। तो हम कहेंगे भाई ये 30 तक तो यहाँ आया, 40 तक यहाँ आया, 20 ऊपर भी चला गया, तो 30 40 और कितना ऊपर चला गया? 20 गया कि नहीं? यहाँ तक आया, हाइट भी तो लोगे। तो ऐसे में ये इसको कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। इसका क्या कहेंगे? If 3 reference axes are required, then such kind of motion is known as 3-dimensional. To locate Justin, then it is called 3-dimensional. लेकिन अतिथि ने एक चौथा बीमा भी खोल दी। बोले सर टाइम का तो नहीं बताया आपने। बोला सर ये जस्टिन 7:40 पे उड़ा था, तो 7:40 है हम, तो ये 4 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग 10th में सीखते हैं, लेकिन इन्होंने 9th में सीख लिया सर 4 डायमेंशनल मोशन। टाइम अगर डाल दिया जाए तो 4 डायमेंशनल मोशन। अब अगर सिर्फ हम ये कहें कि कार यहाँ +20 पे खड़ी है तो 1 डायमेंशनल मोशन, और हम कहें नहीं कार सीधे नहीं चल रही, घूम के भी चल रही है, तो ऐसी सीधे नाव चलती है पानी में तो किधर भी जा सकती है। तो if 2 reference axis is required, then such kind of motion is known as 2-dimensional motion. If 3 reference axis is required, if time is also made 1 dimension, हमें 4th dimension mention तो बहुत आगे की मोशन है। चलो सबसे पहली बात ये करो सर 5th डायमेंशन का नहीं होता? 6 डायमेंशन 7 डायमेंशन के तो तुम 100 रुपए का वो वीडियो देखते हो। मान लीजिए तुम वहाँ पर खड़े हो जहाँ सामने टीवी चल रही है, टीवी में स्क्रीन में सब कुछ आ रहा है, वो सिर्फ एक स्क्रीन पे हो रहा है क्या? तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस है,
लेकिन कभी भी अगर उसमें डेप्थ दिखने लग जाए, पता चल जाए जलेबी तुम्हारी ओर चलती चली आ रही है, तुम देख रहे हो जलेबी, तो कहते 3D देख क्या, वो जलेबी गहराई भी दिखा दे, वो डेप्थ या हाइट दिखा दे। उसने तलवार निकाली, तुमने अपनी गर्दन ऐसे करी, बच गए बहुत ज्यादा, तो तुम इसको कहोगे उसने हाइट भी दिखा दी ना, जेड एक्सिस भी निकल गई। और ऐसे में फोर्थ डायमेंशन, पता चला वो बारिश हो रही है और आंधी चले, तुम्हारी कुर्सी भी वो खड़खड़ खड़खड़ घुमाने लगे, बोलो हिला डुला, और वहां पे पत्ते गिरे तुम्हारे ऊपर, पत्ता फेंकेगा उसी वहीं पे, सिनेमा हॉल में पत्ता फेंकेगा, पानी फेंकेगा तुम्हारे ऊपर, भीग जाओ, कह दो कि हम तो 8 डायमेंशन देख के आगे, पत्ता भी गिर रहा था, पानी भी गिर रहा था। टोटल दुनिया में 10 डायमेंशन होती है, जैसे जैसे आगे की क्लास में चलो बहुत आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हम एक एक करके पढ़े ना, हम अभी 10 समझा दे, फर्स्ट समझी में ना है। टोटल 10 डायमेंशन होती है, धीरे धीरे हम देखेंगे। अभी हम 9th के हिसाब से जो आपका चैप्टर है वो सिर्फ 1 डायमेंशन था, 10th में जाओगे तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, 11th में 3 डायमेंशन, 12th में आदित्य की तरह हो जाओगे, फिर और आगे ठीक तो 10th में बोलते। चलो अभी हम कह रहे हैं कि जो मोशन होती है वो कैसी होती है, मोशंस आर 2 टाइप्स, तो दैट इज रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। कौन कौन सी मोशंस होती हैं? चलो, मोशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो सरल रेखीय गति या फिर वक्रीय गति। देखो, मोशन आर ऑफ 2 टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन। जब मैं रेक्टिलिनियर मोशन कह रहा हूं तो इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे ट्रेन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और दूसरा क्या है? कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। रेक्टी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर यही है, रेक्टेंगल में भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है, हम देख लेंगे और एटिमोलॉजी। बाकी कर्वीलिनियर का मतलब है कर्व्ड मोशन। इसको क्या कहेंगे? कर्व्ड मोशन। ये 2 तरीके की हैं, या तो ये प्लेनर भी हो सकती है और या क्या हो सकती है, प्लेनर मोशन, और या फिर ये क्या हो सकती है कि मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस क्या होता है? मान लीजिए ये कमरा है, तो इस कमरे में अगर एक मक्खी उड़ रही है, तो ये जो मक्खी उड़ रही है तो ये कैसे उड़ रही होगी हवा में? तो 3 एक्सिस ली होगी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और दैट इज मोशन ऑफ फ्लाई। मोशन ऑफ फ्लाई, तो ये 3 डायमेंशनल है कि नहीं? क्योंकि इसने 3 डायमेंशंस लिए हैं। ये एक्स एक्सिस 1 डायमेंशन है, जितनी रेफरेंस एक्सिस उतनी डायमेंशन। सो हाउ मेनी रेफरेंस एक्सिस हैज बीन यूज्ड हियर? देखो 3 रेफरेंस एक्सिस, क्योंकि इस मक्खी की पोजीशन कहोगे कि 2 3 4 कोऑर्डिनेट पे है। एक्स एक्सिस पे 2 चली, वाई पे कितनी चली? 1 2 3, और फिर इसके ऊपर जितनी ऊंची हो 4, यहाँ पे बना दो, तो यहाँ 4 उठा दो, तो ये मक्खी जो उड़ गई है, दैट इज 3 रेफरेंस एक्सिस। कौन कौन सी यूज की गई हैं? एक्स वाई जेड आर यूज्ड। इसलिए निष्का इस मोशन को क्या कहेंगे? बोलो। मोशन इन स्पेस को कितने डायमेंशन मोशन के? 3D। सो इट इज 3 डायमेंशनल। अगर तुम डायमेंशनल ना बोलना चाहो, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बोलने का ज्यादा ही शौक है, तो कह दो 3D मोशन। बात समझ आ गई? तो 3D मूवीज भी आती है, उसमें 3D मोशन हम देखते हैं, डेप्थ भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर प्लेनर मोशन की बात की जाए, तो अगर कोई किसान अपने खेत पे चल रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो कैसे चल रहा है, दैट इज वो मूव कर रहा है, तो किसी एक लोकेशन पर होगा। तो इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे ही तो चल रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं? सो मोशन अलोंग 2 एक्सिस, यहीं पे कहीं से कहीं चला जाए, 2 3 से 4 5 पे चला जाए। इफ ओनली 2 रेफरेंस एक्सिस, मैन इज वॉकिंग इन क्लासरूम, ये स्टूडेंट, तो ये 2 प्लेनर मोशन है। हम लोग उड़ तो सकते नहीं है, कहीं से कहीं पहुंच जाओगे तो एक्स वाई के किसी कोऑर्डिनेट से कहीं और पहुंच जाओगे, तो ये मोशन कैसा होगा रिया? 2 डायमेंशनल। सो प्लेनर मोशन का क्या मतलब है?
दैट इज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के लिए तुम्हें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ही चाहिए बताने के लिए, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो दैट इज ओनली टू रेफरेंस एक्सिस इज यूज्ड फॉर इट, सो इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। जैसे अर्थ अदिति चक्कर लगाती है सन का, तो ये कैसा मोशन तुम कहोगे? सर वो मोशन इन स्पेस। हमको पता नहीं, पलट आप बताओ। आदित्य 4 डायमेंशनल होना, ये बहुत अच्छा टाइम भी होगा साथ में। हाँ जी। जैसा इन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक प्लेन ही में चल रही है, इसीलिए वो 2 डायमेंशनल मोशन। समझो, मान लीजिए अगर अर्थ चल रही है और सन का चक्कर लगा रही है, देखो तो ये क्या एक प्लेनर पाथ है, तो प्लेनर पाथ है, ये सन है और ये कैसी है। तो ऐसी स्थिति में तुम हमेशा अर्थ की पोजीशन बता सकती हो कि अभी उसका क्या कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए अभी अर्थ कहाँ पर है, तो ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं, और ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 है। टाइम यूज हो रहा है सर। तो देखो 6 और 1 वाई में 1 है। टाइम छोड़ो, अभी टाइम की एक्सिस का फिर 10, अभी ज़्यादा डायमेंशन नहीं लेंगे। अभी हम 12th का समझाने लगे, अभी हम बेसिक चीज़ नहीं समझा पाए आपको। टाइम छोड़ दो, टाइम की डायमेंशन आगे आएगी जब आप थोड़ा इन सब चीज़ों से और समझ लोगे, तब हम टाइम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। सर एक्सेस अभी तो बेसिक चीज़ समझनी ना, अभी सिर्फ इन्हीं डायमेंशन में पढ़ो 1 2 3 में। तो बोलो अर्थ की क्या पोजीशन तुम अभी बता सकते हो, और यही अर्थ अगर यहाँ पहुँच गई तो तब इसकी क्या पोजीशन है, तब दूसरी बता दी जाएगी। तब देख लो क्या ये 2 3 हो गई, सही कि नहीं। सर बट उसकी हाइट भी तो होगी ना। देखो अर्थ एक प्लेन में है, तो अगर कोई अर्थ ऐसे चल रही है तो तुम तिरछे हो जाओ, तुम अपना प्लेन तिरछा कर ले रहे हैं तुम्हें, लेकिन वो एक प्लेन पे ही तो चल रही है। तो तुमको क्या करना चाहिए, ये नहीं कहना है, मैं कह रहा हूँ कि अर्थ जैसे कह दो कोई चीज़ प्लेन में चल रही है, ये तो नहीं होगा कि अर्थ ऐसे ऐसे घूम घूम के स्टाइलिश चले सन के चारों से, चलना किसी प्लेन में ही है। तो जैसे सुनो इधर, अर्थ जैसे चल रही तुम अपना प्लेन वहीं खोल दो, तो तुम्हें अपना हाथ ही तो खोलना, ये हाथ है तुम्हारा, तुम तिरछे हो जाओ, अपना प्लेन वहीं खोल दो जहाँ अर्थ है। क्या तुम उसे स्टडी नहीं कर लोगे? अननेसेसरी तुम्हारी मैथ का टेस्ट है, तुम कह दो मैथ्स की भी बुक खोलूंगी, साइंस की भी खोलूंगी, ज्योग्राफी भी तो खोलूंगी। अननेसेसरी डायमेंशन क्यों फैलाती हो, जितनी जरूरत है। तुम्हारी एक एक्स एक्सिस में ट्रेन चल रही, कह दो हम तो वाई भी जरा खोल दे, क्या पता ट्रेन लहरा ना जाए, ऐसा जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमें रेफरेंस एक्सिस उतनी ही खोलनी है, ज़्यादा खोल के करेंगे क्या बताओ। तो तुम्हारी अगर ट्रेन चल रही है तो सिर्फ एक्स एक्सिस खोलो, अर्थ चल रही है 2 खोल लो, क्योंकि प्लेनर मोशन है। प्लेनर मोशन है, समझ में आई बात कि नहीं। यह सर्कुलर मोशन है, तो क्या सर्कुलर मोशन को तुम किस में रखोगे, क्या 2D में रखोगे कि नहीं, क्योंकि 2 एक्सिस खोलने से तुम्हारी बात बन जाएगी कि नहीं। और अगर फ्लाई उड़ रही है तब तुम्हें हाइट भी उसकी वैरी होती रहेगी, तब समझ आ गई बात। तो यहाँ अर्थ का मोशन है, इट इंक्लूड्स, क्या लिखोगे, जो प्लेनर मोशन है, इट इंक्लूड्स सर्कुलर मोशन ऑल्सो। इट इंक्लूड्स सर्कुलर मोशन। ये देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको लीनियर मोशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। जरा इसकी डेफिनेशन बताइए दिया। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो या तो वहां जाए या लौट भी सकता है। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सही डेफिनेशन है। इफ ऑब्जेक्ट, यही तुम्हारे 9th का है, यही पढ़ना है। मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या यही तुम्हारे चैप्टर का नाम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो लिखा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन लिखा है, पहली हेडिंग पढ़ो, अब इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा। सर फिर इसको 1D कहेंगे। हाँ, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये 9th में पढ़ाया जाएगा, ये 10th में पढ़ाया जाएगा, ये 11th। अभी हम 9th में हैं।
जो ये बात कर रहे हैं वो 12th की बात है, वहाँ पे अभी हम नहीं पहुँचे, ठीक है, हम लोग 9th पे भी रहेंगे। सो दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब देखो व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस एक्सिस। अर्पित रेफरेंस एक्सिस की वो करो। रेफरेंस एक्सिस किसे कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट तो तुम्हें पता है कि जिस पॉइंट के ठीक है रिस्पेक्ट में सारे मोशन हम मेजर करें उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस एक्सिस किसे कहते हैं? द एक्सिस अलोंग विच ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। वो एक्सिस जिसके अलोंग क्या किया जाए, भाई तुम यही देखो, तुम्हारे इस लाइन पे कारें चल रही हैं, ये पढ़ो, तो तुम इसको देख के बता सकते हो कि कितने पे +20 पे होगा, +30 की पॉइंट नहीं दिया, वो दिया तुम्हें, दिया कि नहीं पी क्यू पॉइंट, तो क्या एक एक्सिस नहीं गई होगी इसके लिए, तो उस एक्सिस को क्या कहोगे जिसमें सारी डिस्टेंसेस तुमने मेजर्ड? द एक्सिस अलोंग विच ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। देखो क्या आप मुझे कुछ रेफरेंस एक्सिस प्रद्युम्न बता सकते हैं? नेम ऑफ सम रेफरेंस एक्सिस। सर रेलवे ट्रैक तो एक्स वाई जेड आकर सो द एक्सिस along which all distances are measured is called reference axis. इसके बाद सही हो गई। अब जरा देखो एक्स वाई जेड आर रेफरेंसेस, नहीं है? एक्स वाई जेड ये स्मॉल में लिखा जाएगा। जो लोग स्मॉल में न लिखना चाहें उनको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश। तो तुम्हें ये लिखना है या ये लिखना है? छोटे में सिंगल लिखोगे तो कभी कैपिटल में लिख देना, तो आपके ऊपर है। आप चाहे तो इसे एक्स एक्स डैश लिखो और ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ x ना लिख देना, ठीक है? तो दैट इज x x डैश y y डैश z z डैश आर द रेफरेंस एक्सिस। इट इज द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है? अब जरा देखिए कि आदित्य द पॉइंट वेयर रेफरेंस एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। सो ये बात हो जाएगा, ऊपर का हटा दें, ये चीजें लिख रही हैं। The point at which सर रेफरेंस एक्सिस का कोई एग्जांपल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? रेफरेंस एक्सिस मीट या इंटरसेक्ट, अभी बताना, इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। उसे क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। रेफरेंस एक्सिस कट ईच अदर, पहले सेंटेंस पूरा करो। रेफरेंस एक्सिस एक दूसरे को कितने एंगल पर काटती हैं? कट ईच अदर एट राइट एंगल। एक्स और वाई एक्सिस के बारे में तो तुमको पता ही है, एक्स वाई और जेड भी क्या, इस कमरे की जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई को 90 पे कट कर रही है। जेड एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, तो तीनों सिस्टम देखो ना, ये तो ये जेड एक्सिस हुई, ये एक्सिस सब 90 है कि नहीं? तीनों 90 हो गए कि नहीं? अब देखिए, अब हम लोग जस्टिन की बात समझें। जस्टिन ने क्या बात कहती है? जस्टिन ने कहा कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के राइट में +10 लेना, +20, और लेफ्ट में क्या लोगे? +40, और -10 -20। चूंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगली हेडिंग देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
तो अब जरा देखिए, तो ओके, तो बात हो गई। हमें सब कुछ यहीं से देखनी है, ओरिजिन से देखना है कि क्या इसकी पोजीशन है। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, वन इज पाथ लेंथ एंड अदर इज डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ क्या होता है, पहले ये समझो। Distance and displacement. टोटल डिस्टेंस traveled by an object is called path length. मान लीजिए हम अपने घर से निकले और घर से निकल के मार्केट गए, तो ये होम है और ये मार्केट है। ए से निकले और बी चले गए, तो हमने जो डिस्टेंस चली उसे क्या कहेंगे, Path. पाथ टोटल डिस्टेंस। ए से गए और कहाँ चले गए, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हो सकता है आप घर से निकले और मार्केट गए तो 15 किलोमीटर चले, लेकिन वास्तव में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके घर से वहां तक की, क्या वो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जितनी टोटल तुम चली हो वो क्या कहलाएगी, पाथ। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पाथ लेंथ का दूसरा नाम है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है, टोटल डिस्टेंस। अब चलो देखिए, तो इनकी मम्मी पापा कहीं गई निष्का की, तो फिर ये अपने घर में थी, इन्होंने सोचा घर में बैठी बैठी बोर हो रही, चुपचाप मार्केट गई, घूम घाम के और ये घर आ गई। वहाँ पर इन्होंने दही चाट खाई, पकौड़ा खाया, घर में मुंह पोंछ के बैठ गई। मम्मी पापा बोले हाँ सब ठीक ठाक है। हाँ मम्मी मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ। बहुत अच्छा, कहीं गई नहीं तो बहुत अच्छा। मम्मी बाहर गई और उन्होंने स्कूटी का ओडोमीटर देखा, बोले अरे यहाँ तो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तब इनसे पूछताछ की गई, तो बोलो अगर ये घर से चली और आधे घंटे बाद घूम घाम के घर पे आ गई, तो इनका जो निष्का का पाथ लेंथ कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 क्या हुआ, पाथ लेंथ हुआ कि डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो तुम जहाँ से चले हो और घूम घाम के वहीं आ गए, Zero तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो है। लेकिन जो आप चले हो, क्या वो स्कूटर बात के याद है। ओडोमीटर में दिखा देगा, नंबर दिखाता है ना कि कितनी किलोमीटर स्कूटर चली है, वो तो बढ़ता ही जाएगा। तुम घर भी आओगे तब भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। कोई डायरेक्शन का मतलब है क्या, सो पाथ लेंथ कंटेन्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। पाथ लेंथ में क्या है बताओ, अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूं तो कितनी है बोलिए, क्या 15 किलोमीटर है। और मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है जहां से तुम चली, वो इनिशियल पॉइंट जहां तुम पहुंची, फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and Final point. final point is called, उसे क्या कहेंगे, it includes direction। it इसमें include क्या रहेगी, डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ही तरफ लिया जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, ए से मैं लिया जाए, ए से चले हो, देखो जैसे ए से चले हो बी पहुंचे हो, तो तुम कितना डिस्प्लेस हो गए, 10 किलोमीटर। यहीं पे देख लो, मान लो कोई अगर यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाए, तो कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ, 10। इसी के बाद इसको यहाँ ट्रांसफर
तो क्या लिखेंगे प्लस 10 किलोमीटर। क्या तुम राइट में डिस्प्लेस हुए हो? अगर ओरिजिन से राइट में चलोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, और ओरिजिन से लेफ्ट चले तो इसलिए प्लस 10 किलोमीटर हुआ, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। और प्लस यहाँ क्या बता रहा है, क्या टुवर्ड्स राइट? प्लस का क्या मतलब है? टुवर्ड्स राइट। सर डायरेक्शन का मतलब नहीं समझ में आया। डायरेक्शन का मतलब समझ आ जाएगा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन रहता है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में 4 किलो आलू है, तो क्या 4 किलो आलू नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है कि लेफ्ट की राइट में, या फिर उतना अमाउंट है उसमें 4? उसमें कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है। इट हैज, अगर मैं कहूँ इस कमरे का 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री का लेफ्ट की तरफ है उस डायरेक्शन में 30 की, यहाँ भी कि ये तो 30 है ही है, 30 है, तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड है नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि इस चीज़ का वेट 40 न्यूटन लग रहा, वेट है 40 न्यूटन, जिस चीज़ का फोर्स होता है ना, वेट होता है न्यूटन, तो क्या जो ये वेट है वो हमेशा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है? तो किसी किसी चीज़ में डायरेक्शन होती है, तो जिस चीज़ में डायरेक्शन होगी उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? जब जब तुम डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर quantity। और पाथ लेंथ में तुम ये थोड़ी कहोगे कि ऐसे ऐसे डायरेक्शन, हम तो ऐसे ऐसे गए थे, कोई डायरेक्शन है? समझो दो चीजें, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर, नंबर। नंबर एसोसिएटेड विद नंबर और डायरेक्शन। जब दोनों चीज किसी में हो उन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैंने इस पत्थर पर 20 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाया, तो ये जो फोर्स है, मुझे ये बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर, सर वेक्टर जिसमें दोनों चीजें हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन तो मैंने राइट बोल दिया, तो व्हाट डज तो इट, अगर आपने राइट ना बोला होता तो भी फोर्स अगर बोलोगे तो आप पे आधे नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर है तो 2.5 मिलेगा। जब जब तुम फोर्स की बात करोगे तब तक तुम्हें दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। क्या क्या बताना पड़ेगा? कितना फोर्स लगाया और किधर लगाया, क्योंकि उसके बिना तो फोर्स मीनिंगलेस है, तुम उसके आगे फिर चल ही नहीं पाओगे, कोई कैलकुलेशन कर पाओगे? फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन होगी तो सारे जब डायरेक्शन बताओगे तो आगे का काम होगा, नहीं बताओगे तो आधे सवाल में कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। सर क्वेश्चन आया तो बस इतना लिख दे कि वेक्टर में एक है डायरेक्शनल। अब आपको बता रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ नंबर है ना, पाथ लेंथ में ये तो नहीं बताएंगे। अगर हम पूछे, मम्मी पूछे ये जो 30 किलोमीटर दिखा रहा है स्क्रीन पे ओडोमीटर, ये किस डायरेक्शन में, तो कहेंगे वहाँ 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 यहाँ, ऐसे बताएंगे क्या? ऐसे बोलना चाहिए। पाथ लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं, हम कहाँ गए मार्केट में, कहाँ गए, वो है 30, इतना चले टोटल डिस्टेंस, तो इसमें बोलने के कोई मतलब है? कोई डायरेक्शन बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो कर्वी लीनियर पाथ है। तो इसलिए क्या लिखा जाएगा बताइए? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, पाथ लेंथ का क्या है? सो इट इज विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ये अदिश राशि, जबकि ये दिशा के साथ है, सदिश राशि। वेक्टर का मतलब दिशा सहित और दिशाहीन। सो इट हैज, इसमें क्या है बताइए? ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सो इट इज विच क्वांटिटी बताइए? स्केलर क्वांटिटी ना। श्रेया इसमें क्या लिखते बताओ? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ ना, डायरेक्शन भी होगा एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो आगे का सेंटेंस पूरा करो। सो इट इज, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर लेकिन अगर वो वापस आ जाएंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो उसमें तो कोई डायरेक्शन होगा ही तो नहीं। ऐसी स्थिति में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो तब डायरेक्शन नहीं बतानी, अदरवाइज इफ इट इज नॉन जीरो देन यू हैव टू टेल द डायरेक्शन। अभी क्या, तो हमने तो 0 फोर्स लगाया,
तो सब लोग कहेंगे छोड़ो इसको, ये तो फोर्स ही नहीं लगाता, ये काम चोर है। और कोई 10 फोर्स लगाया तो 10 किधर लगाया, और कहा हम तो 0 लगाए। अच्छा हाँ लगाए, जो बैठे रहो, उससे कोई पूछेगा? वो मीनिंगलेस है। जब तुम कहीं गए ही नहीं तो किस डायरेक्शन में कहीं नहीं गए, कोई मतलब हुआ? जैसे कोई नहीं, हम तो सर चले ही नहीं, तो कोई पूछेगा कि किस डायरेक्शन में नहीं चले होते तो पूछ लिया जाता। इसलिए नॉन जीरो है तब डायरेक्शन का मतलब है। मैग्नीट्यूड होने से ही डायरेक्शन मीनिंगफुल है, मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा तो क्या डायरेक्शन? तो लिख दो 0 मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन। ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो फिजिक्स स्केलर होगा कि वो वेक्टर? रहेगा वेक्टर ही। हाउएवर जब ये नॉन जीरो होगा तब तक डायरेक्शन पूछी जाएगी। फोर्स हमेशा वही है, जो फोर्स लगा है ही ना। जब फोर्स खुद ही जीरो हो गया तो डायरेक्शन का कोई मतलब रहा? तो कोई मतलब नहीं रहा। अब जरा देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, हाँ, तो इसमें आपने क्या देखा कि ये चीज क्या बताइए, पाथ लेंथ, और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो लिखिए स्केलर क्वांटिटी। अर्पित, स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन जरा बताओ। द फिजिकल क्वांटिटी, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। रद्दी में बोलिए स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन। आदित्य बोलो। फिजिकल क्वालिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। विच है ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। पूरा बता दें। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली is called scalar quantity। निष्का ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे तुम्हारे पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्या ये किसी डायरेक्शन में, क्या ये 10 सेंटीमीटर है बस, तो लेंथ हो सकती है क्या स्केलर? और लेंथ की वजह से पाथ लेंथ भी है। चूंकि लेंथ ही स्केलर, तो पाथ लेंथ भी तो स्केलर ही हुई। लेंथ हो गई, पाथ लेंथ। अच्छा ये बताओ, इस कमरे का एरिया मान लीजिए ये 5 मीटर और ये 2 मीटर, ये 10 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ये किसी डायरेक्शन में एरिया की बस है? एरिया की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, एरिया भी हो सकता है। इसी तरीके से टाइम क्या किसी डायरेक्शन में? अगर ये बोल दें पलक की सर 10 बज गया है, तो मैं पूछूंगा क्या कि किस डायरेक्शन में बजा? बजा है तो बजा है, तो टाइम भी क्या हो जाएगी बताइए? तुम्हारी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, क्या वो स्पीड दिखाता है? तुम कहीं भी अगर उसी स्पीड से चल रहे हो तो वो वही दिखाएगा। तो जो पेरीमीटर वेक्टर होता हाँ? है, पेरीमीटर वेक्टर क्वांटिटी होता है। पेरीमीटर भी ऐसे ही है, टोटल लेंथ है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर पाथ लेंथ, जब तुम चलते हो जिस पाथ पे चलते हो वो पाथ लेंथ, और सिर्फ किसी की डायमेंशन या टोटल सम ऑफ आउटर उसका जो भी बाउंड्री, ये पाथ लेंथ नहीं है। व्हेन यू फॉलो सम पाथ यू मूव, सो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इज कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ के लिए तुम्हें चलना होगा, तुम यहाँ से घर गई हो तो वो पाथ लेंथ कहलाएगी। अगर नहीं गई तो यहाँ से वहाँ तक की वो टोटल डिस्टेंस है। वो अभी जब कवर कर लोगी तब बोला जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तब वो पाथ लेंथ कहलाएगी। और नहीं गई तो यहाँ से स्कूल तुम कभी गई नहीं तब तक उसे पाथ लेंथ नहीं कहा, और कभी चल दी तब पाथ लेंथ कहेगा। कवर करोगी तभी कहलाएगी, और नहीं कवर करोगी तो जो डिस्टेंस जहाँ वो है डिस्टेंस। समझ में आएगी नहीं? कवर करना पड़ेगा तुमको पाथ लेंथ में। इसी तरह पेरीफेरी को तुमने कभी कवर तो किया नहीं, पाथ लेंथ थोड़ी ना करेगा, वहाँ चलोगी तो बन जाएगी पाथ लेंथ। बात समझ आएगी कि नहीं? अब देखो टाइम हो सकता है, और कुछ क्या हो सकता है बताओ? आना बोलो। स्पीड, स्पीडोमीटर बताए ना, तुम्हारी गाड़ी में एक स्पीड दिखाता है कि नहीं? 10 किलोमीटर पर आवर 20। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती, स्कूटी तो सबने चलाई होगी या बैठी होगी तो देखते हो कि नहीं स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो स्पीडोमीटर क्या कोई डायरेक्शन बताता है क्या? नहीं है, स्पीड उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और जैसे और भी किसी ने पेरीमीटर का फिजिक्स। अब बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या? हाँ बोलो। The physical quantity in which there is both direction and magnitude.
फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction. जिसमें दोनों चीजें। एग्जाम्पल दो कुछ। Example, the weight of एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट भी ठीक कह रही हो, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड लगता है कि नहीं, फोर्स भी हो सकता है, प्रेशर प्रेशर का बात में देखिए, सही है। प्रेशर तो चारों तरफ से लगता है, कोई एक डायरेक्शन नहीं, एक तरफ से उंगली से प्रेशर नहीं लगता, वो फोर्स लगता है। जब चारों तरफ से लगाओगे तब तो प्रेशर को वेक्टर नहीं माना गया। चलो अब जरा देखो, कि मान लीजिए एक कार यहां पर है, यहां पे कार है, जरूरी नहीं है कि सारी कार तुम्हारे घर के नाक के नीचे से यहीं से शुरू हो। अरे भाई कोई कार वहां से चल दी, वहां तुम सड़क पे तुम्हारा कोई चलती है क्या, दादागिरी तो है नहीं, तो तुम यहां से भी चल सकती, ट्रेन से ही चल दी। ये कब चली बताओ, जब t इज इक्वल टू 0 सेकंड में। तुम जब घर से निकले, तुम यहाँ खड़े हो, तुम ही तो ऑब्जर्वर हो, तुम ही तो ओरिजिन हो, तुम ही तो रेफरेंस पॉइंट हो। तो जब तुम निकले तो क्या ये कार यहाँ से चली, यहाँ से चली वो A से, और चलती चलती कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, तो वो कुछ समय बाद पहुँची, A से चली और यहाँ पहुँच गई, और तुम ओरिजिन हो। तो शुरू में इसकी बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन उसको OA कहा जाएगा। जब A है तो दैट इज इक्वल्स टू, इस पे वेक्टर लगाया जाएगा क्योंकि डायरेक्शन के साथ है, तो इसे लिखो +10 मीटर, इसे क्या कहा जाएगा। अच्छा, फाइनल पोजीशन OB, O से लिया ना तुमने, ये दिखाया जाता है कहाँ से मैंने मेजर किया, तुम जहाँ खड़े वहीं से क्या होगा। और तुम मान लो कोई यहाँ से करेंगे तो हम तो जस्टिन से करेंगे, जस्टिनी से करना ठीक रहेगा, ये हिलता डुलता नहीं है, हम हिल डुल जा रहे हैं, सब लोग जस्टिन से करेंगे, तुम यहीं बैठे रहो चुपचाप, हम लोग तुम्हीं से करेंगे, तो कोई ऐसा, लेकिन हम लोग हमेशा ओरिजिन से करेंगे। तो इनिशियल पोजीशन OA हुई और फाइनल कौन सी हुई, OB, क्योंकि B पहुंचा। तो फाइनल पोजीशन बताइए, तो फाइनल पोजीशन को क्या लिखोगी पलक, जरा बताओ तो, क्या राइट में मेजर कर रही हो, तो कितना हुआ प्लस, जब तुमने प्लस लिखा इसका मतलब ही है कि यही तो डायरेक्शन है, प्लस लिखने का मतलब ही हो गया राइट साइड से। प्लस का क्या मतलब है, अभी मैंने दिखाया था कि नहीं एक जगह कि ओरिजिन से इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस। अच्छा अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है जहां से तुम चले और जहां पहुंचे, A to B, तो इसे A भी लिखा जाए, जहां से चले हो और जहां पर, और वेक्टर लगाया जाएगा कि A से भी चले, समझ आया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जरा इनको सब्ट्रैक्ट तो करो, विद साइन करना है। फाइनल पोजीशन क्या है बताओ, क्या OB है और माइनस OA। तो तुमसे कभी पूछे कोई AB वेक्टर बताओ तो हमेशा B को पहले लिखना, ध्यान दो इधर, हाँ ना, AB, A से B गए तो AB वेक्टर कहा जाए। अगर तुम B से यहाँ गए तो BA वेक्टर कहना। हमेशा वो वर्ड जहां से जहां चले हो, जहां से चले हो वो पहले लिखना, जहां पहुंचे हो उसे बाद में। तो एक क्या है बताइए यहाँ पे, हमेशा डिस्प्लेसमेंट में पहले किसे लिखा जाता है, जहां से तुम चले हो, तो इनिशियल पॉइंट। बी क्या है बताइए, फाइनल पॉइंट। और इस वेक्टर को क्या कहोगे जिसमें AB वेक्टर, ऊपर वेक्टर भी लगा जाएगा। सो AB वेक्टर इज व्हाट, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब जस्टिन हमें बताएंगे OB और AB की जगह क्या क्या रखा जाए। सर OB की जगह हम रखेंगे 40 और OA तो की कितना अच्छा, जगह 10। कितना सॉरी accurate है। प्लस 40 और प्लस 10। समझ आएगा क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें साइन रखने का मतलब होता है, साइन का मतलब राइट है, चीजें राइट में है ना हमारे, वो भी राइट में। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, प्लस 30 प्लस 40 और माइनस प्लस तो माइनस हो गया, प्लस 30। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस
बहुत अच्छा. नाउ ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड बाय 30 मीटर टुवर्ड्स राइट. इतनी बड़ी बात कहा मैंने, इसको इंटरप्रेट कितना अच्छा किया इन्होंने. 30 मूव किया, तुम यहीं से कर लो. कह दो हम इतना नहीं जानते, कोई किसान भी होगा कहेगा 10 20 30 पे चला है दाहिनी ओर. हम लोग जो साइंस में इतना कुछ कर रहे हैं उसकी जरूरत भी नहीं किसी किसान को करने की. वो कहेगा कितना चला, 10 20 30 चला कि नहीं, और किधर चला. उसको अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे करेंगे. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज $30 मीटर, और प्लस को क्या पढ़ोगे, टूवर्ड्स राइट. अब वही चीज, ये कार मुड़ गई, अब कार यहां से यहां गई थी, अब मुड़ के यहां आ गई. अब ये कार यहां आ गई, मुड़ गई, अब सी पे आ गई. सही है. तो अब तुमको यहां पर बताना है कि नाउ डिस्प्लेसमेंट. अर्शिता क्या हुआ बताओ. बी से इधर आ गई, यहाँ गई और फिर मुड़ के यहाँ आ गई. हाँ बोलो जस्मिता, तुम बताओ कि तुमने हाथ उठाया था. हाँ बोलो कितना अच्छा था. आप भी बोलो. सर 0. बहुत अच्छा. आप भी बोलो. 80 minus BC. पूरा इन्होंने सब जो चीज कमी थी कितना अच्छा बताया. बीसी वेक्टर बहुत बड़ी बात है. जो ये कितना प्रिसाइज है. बोल रहे बी से चला सी पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट बीसी वेक्टर. उधर चली गई इसलिए. अगर यहाँ से यहाँ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाला. अब बी से सी चला, हमें बी से सी का ही देखना है. दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी. ठीक है. अब बीसी के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ. A plus AB minus BC. बीसी, ये बहुत बड़ी बात है. इन्होंने वहीं से देख दे बोल रही, लेकिन देख भी नहीं तो सही तो होता नहीं. कितना अच्छा बता. बोल रही ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. कभी भी अगर ए बी वेक्टर में इसका क्या बताइए फार्मूला बताओ. ए बी इज है ना, ओ बी माइनस ओ. तेज बच्चे हमेशा सब समझ जाते. ए बी के लिए इन्होंने क्या देखा उन्होंने बोला बाद वाले को सर पहले देखो. फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या करना है. ओ बी वेक्टर फिर से बताओ. लेट द क्लास गेट इनलाइटेंड बाय योर नॉलेज. BC vector is बताया कि नहीं. AB vector is AB vector is OB minus OA. BC vector is चलो BC हमेशा बाद वाला. फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस OC का, OC की वैल्यू बताओ. यहाँ देख बताओ. प्लस 20 और इसकी बताओ प्लस 40. कितना आ गया. -20. प्लस 20 माइनस 40 कितना आ गया. इट इज -20 मीटर. ना इसको इंटरप्रेट करो. ऑब्जेक्ट हैज, बहुत अच्छा. देखो कितना अच्छा बताया. हैज भी बोला इन्होंने. आप भी बोलो. ट्रैवल तो नहीं बोलना है, डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेस्ड बोलो. बाई यही लिख दें. लेफ्ट भी उन्होंने पढ़ लिया. निगेटिव से लेफ्ट पढ़ा कि नहीं. क्या ये 20 नहीं चला है. सो ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड बाय 20 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. हाँ बोलो. सर -20 तो ग्राफ में उधर बना भी है तो हम पीछे के साइड करके नहीं लगा सकते उस देखो ये और भी ना. अब ये तीसरा केस भी नहीं लिखा. तीसरा केस है. बोलो सर शुरू से सी तक, ए से सी का बताओ. अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी ना देखें, जिसने शुरू से यहाँ तक देखा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. एक हमने कहा भाई बी से सी कितना हुआ. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी एंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी. तो अगर हो सकता है हम ए से देख रहे हो और सी पहुंच गया तो वो अलग बात है. वो तीसरा केस वो भी हम देखेंगे. पहले हमने ए बी का देखा, ए से बी गया, फिर किसका देखा, बी से सी का देखा. तो कितना आया. यहाँ क्या लिखे बोलो श्रेया, जो इन्होंने क्या रिपीट करो. सही. देखो इस चीज को डिस्प्लेस तो टुवर्ड्स लेफ्ट तो बोल दिया ना, उसी को तो बोला गया. दो चीज एक साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगी. डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर टुवर्ड्स. ये कार उल्टी गई ना लेफ्ट की ओर, क्या लिखा जाएगा
टुवर्ड्स। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो फिर बी की महत्व कम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सी। बीच में तुम कहाँ गए, हमसे क्या लेना देना, तुम यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए, तो इनिशियल देखा जाएगा, फाइनल कैसे कैसे गए वो थोड़ी ना देखा जाए, नहीं। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। नाउ हर्षिता डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या लिखें। सर OC माइनस तो यहाँ भी तो कुछ लिखेंगे, यहाँ क्या है? AC क्योंकि ए से सी गया। अब बोलो, OC माइनस सही कह रहे हो, इसकी वैल्यू भी बता सकती है। सर प्लस 20 तो प्लस 20 हो गया, माइनस प्लस 10 तो ये तो फिर क्या आ गया बोलो, सर प्लस 20 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10, प्लस 10 इधर है। अर्पित जरा इसको इंटरप्रेट करो, अगर ए से वो सी गया तो किधर डिस्प्लेस हुआ है तुम्हारे हिसाब से, राइट में हुआ है कि लेफ्ट में? राइट में हुआ है, तो क्या इंटरप्रेट करेंगे, ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड, प्लस ना बोलो, हैज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। प्लस को तो तुम्हें समझना होगा कि वो राइट है। ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर टुवर्ड्स। कितनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, कुछ चीजें आपसे पूछेंगे। डिफाइन मोशन, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, path length, displacement. Find path length and displacement. Write 3 examples of vector quantity and 3 examples of scalar quantity. कितना करेंगे? हाँ और क्या, कैसे